नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 53 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और 1943 में बंगाल में आए अकाल के बारे में, द फेमाइन ऑफ 1943। अगर आप मेरे हिस्ट्री सीरीज के सभी लेक्चर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। डू ज्वाइन द चैनल एंड डाउनलोड द पीडीएफ्स फ्रॉम देयर। आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर होने वाली जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। तो आज दिन में 1 बजे मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है। एनसीईआरटी पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था, याद कीजिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन दोनों ही फेल हो गए थे। ये दोनों के फेलियर के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सवाल क्रोनोलॉजी पर पूछे जा चुके हैं पहले भी, और यूपीएससी फिर से आपसे पूछेगा कि पहले क्या हुआ। क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, ऑगस्ट ऑफर आया। तो कैबिनेट मिशन आगे आएगा, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहले क्या हुआ था, ऑगस्ट ऑफर आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आएगा और फिर हमें मिलेगी आज़ादी। तो ये सीक्वेंस रहेगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझसे और अनअकैडमी के अन्य टॉप एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं। तो ये क्लासेस सब्जेक्ट्स हम लाइव पढ़ाते हैं और इस पे एक शेड्यूल्ड तरीके से और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी क्लासेस यहाँ ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप इन प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। याद रखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिनको एक फिक्स तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से 2023-24 के लिए तैयारी करनी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी कॉलेज में है मान लीजिए आप, और अगर आप 2024 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। यू कैन ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड महिपाल। अगर आप रेफरल कोड डालेंगे यहाँ पर तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड के बिना आपको प्राइसेस ज़्यादा नजर आएंगी। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस कोड। और ये कोर्स ना केवल जीएस बल्कि ऑप्शनल के लिए भी अवेलेबल है। तो ऑप्शनल का भी प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको कोर्स मिलेगा। दोनों के कंबाइंड कोर्सेज भी हैं, जिसे कॉम्बो कोर्स कहा जाता है। तो ऑप्शनल और जीएस दोनों के कॉम्बो कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्राइस का काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। याद रखिए, ये सभी कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल हैं। तो आप 1 ईयर 2 ईयर जो भी कोर्स ले रहे हैं, इट इज़ ऑल अवेलेबल ऑन ईएमआई। ईएमआई कैसे अवेल करना है, इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिया गया है वो आपको पूरा ईएमआई के बारे में बता देगा। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक। तो देखिए, क्रिप्स मिशन के वापसी के बाद गांधी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी किसी भी तरह के आंदोलन को लॉन्च करने के फेवर में नहीं थे। लेकिन अब वो देख रहे थे कि स्थिति बदल रही है। जापान लगातार दक्षिण पूर्व एशिया में आगे बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर 1942 फरवरी में अंग्रेजों के कंट्रोल से हटकर जापान के कंट्रोल में चला गया था। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद अब गांधी जी फाइनली एक मीटिंग बुलाते हैं। गांधी जी क्या मतलब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है ये वर्धा में। वर्धा में क्या था, वर्धा में गांधी जी का आश्रम था। तो यहाँ जुलाई 1942 में ये मीटिंग हुई और इसमें ये आइडिया तैयार किया गया कि एक जन आंदोलन का वक्त आ गया है। तो जन आंदोलन के प्रति कांग्रेस का रवैया अब बदल गया। याद करो, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 1939 में तो ये किसी भी आंदोलन के खिलाफ थे। फिर 1940 में कहा कि ठीक है, आंदोलन कर लेंगे लेकिन समय आने पर। तो अब वो समय आ गया था। तो कांग्रेस वॉज रेडी फॉर द स्ट्रगल नाउ। तो रीजंस क्या है, कांग्रेस ने अपना व्यू पॉइंट क्यों बदला, इस पर मेंस में डायरेक्ट सवाल आ सकता है। तो सवाल आने पर आपको एकदम पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखना होगा। तो मैंने भी उसी प्रकार से पॉइंट्स में इन यहाँ पर नोट्स को बनाया है। तो देखिए, पहला पॉइंट ये था कि क्रिप्स मिशन का फेल होना ये बताता था कि ब्रिटेन अभी भी भारत को आज़ादी देने के मूड में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाहता। ब्रिटेन अभी भी यही चाहता है कि भारत के सैनिकों का इस्तेमाल करके उसे डोमिनियन स्टेटस जैसी आधी अधूरी आज़ादी दे दी जाए। और अगर ऐसे में अब शांत बैठे तो इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए ब्रिटिश गुलाम रह सकते हैं। हमेशा मतलब 100-200 साल, कुछ पता नहीं था। वी कुड हैव बीन ब्रिटिश कॉलोनी फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स, मे बी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, हु नोज। तो अब समय आ गया था कि जो जनता के बीच में गुस्सा है उसको लेकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए। जनता का गुस्सा क्यों था, क्योंकि वॉर, लड़ाई आते ही सबसे पहले क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। कहीं पर भी किसी भी देश में लड़ाई छिड़ते ही इन्फ्लेशन आता है। तो ऐसे में आम रोज़मर्रा की ज़रूरतों के भाव बढ़ रहे थे। चावल, सॉल्ट, इन सब के प्राइसेस बढ़ने से लोग गुस्सा थे। तो ऐसे में ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक और एक अनपॉपुलर निर्णय था। फिर ब्रिटेन की सरकार ने ये देखा था कि कैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में जापान की आर्मी ने
लोकल मछुआरों की बोट्स को लेकर अपनी आर्मी को आगे बढ़ाया था। तो उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, खुद अपनी बोट्स लेकर नहीं आए। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने बंगाल और उड़ीसा के मछुआरों की, किसानों की जो बोट्स होती हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया। अब बंगाल जैसे रिवराइन एरिया में जहाँ हजारों नदियां हैं, वहां पर बोट्स के माध्यम से ही लोग एक से दूसरी जगह जाया करते थे। तो आपने उनका ट्रांसपोर्ट का साधन, जिसमें वो मस्ती के लिए नहीं जाते हैं, बोट राइड पे, क्रूज पे नहीं जाते थे, वो अपने खेतों से अनाज को ट्रांसफर करते थे बोट्स के माध्यम से, वो बोट्स आपने उनसे छीन ली। तो उनके लिए इकोनॉमिकली बहुत ही नुकसानदायक था। फिर स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। स्कॉच्ड अर्थ का मतलब है कि आप धरती को जला दो। स्कॉर्च का मतलब है जब कोई चीज़ जल जाती है पूरी तरह से। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई आर्मी आप पर अटैक करने आ रही है तो उससे बचते हुए आप आगे जाएं और अपनी ही देश की ज़मीन को जला दें, फसलें जला दें, कुओं के अंदर पानी जो है उसको जहर मिला दें उसमें, ताकि सामने वाले की आर्मी को पीने का पानी ना मिले। नदियों के अंदर जहर डाल दो, मरे हुए घोड़े डाल दिए जाते थे जिससे कि पानी जहरीला खराब हो जाता है। कुल मिला के आप दूसरी एनिमी आर्मी को सर्वाइव करने का मौका नहीं देते। तो लोगों को ये डर लगने लगा था कि ब्रिटेन ने ये काम बर्मा और सिंगापुर में किया था और यही काम कहीं असम, बंगाल और उड़ीसा में भी ना हो, क्योंकि जापानी उसी रास्ते से आने वाले थे। बर्मा से आगे होकर बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, बंगाल है, उसी रास्ते से आते और वहां पर शायद स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ब्रिटेन भी करता। फाइनली ब्रिटिश की सिंगापुर और बर्मा में जो हार हुई थी उसके कारण भारत के लोगों को ये लगने लगा कि अब तो ब्रिटिश एम्पायर बिखरने वाला है। लंदन अभी भी सुरक्षित नहीं था, इंग्लैंड की हालत इतनी अच्छी नहीं थी 1942 में। तो अब ये लग रहा था कि शायद ब्रिटिश एम्पायर ही 1-1.5 साल में कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को लगा कि ये परफेक्ट मौका है कि अब बगावत करके और ब्रिटिशर्स को भारत से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया जाए। भारत में कई लोगों का ब्रिटिश प्रशासन पर बहुत बड़ा भरोसा था। उनको लगता था कि ब्रिटिश 200 साल से राज कर रहे हैं और 200 साल और रहेंगे। लेकिन अब ये भरोसा लोगों का टूटने लगा था। कई लोगों ने बैंक से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए थे क्योंकि उनको लगा कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ चरमरा जाएगा। चौथा, ब्रिटिश ने जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया से अपने लोगों को निकाला था वो काफ़ी हैरानी भरा था। इवैक्यूएशन, देखो हारे थे तो अपने लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। कई लोग अपनी पोस्ट छोड़कर, सैनिक और सिविलियंस निकाले गए थे वहाँ से। तो ऐसे में तरीका ये था कि अंग्रेज़ों के लिए स्पेशल सुविधाएं थी और जो इंडियंस थे जो बर्मा में काम करते थे, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग बर्मा में जाकर काम करते थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, मैनेजर्स, क्लर्क्स एट्सेट्रा। तो वहाँ पर दो तरह की सड़कें प्रोवाइड करी गई, एक ब्लैक रोड फॉर इंडियन रेफ्यूजीज और दूसरी वाइट रोड फॉर यूरोपियन रेफ्यूजीज। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा नस्ल भेद है कि गोरों के लिए, अपने लोगों के लिए एक अलग रोड जो बहुत फास्ट है, उस पर व्हीकल मूवमेंट हो सकता है, और भारतीय लोगों को पैदल बोला गया कि अब आप चले जाओ बंगाल तक या बांग्लादेश तक, जहां आज का बांग्लादेश है, और वहां पर आप पैदल पहुंचिए। तो इससे साबित होता था कि ब्रिटेन जो बड़ी बड़ी बातें करता था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब ढकोसलाबाजी थी। ठीक है, और ये सच्चाई में कोई फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। तो इसने कई लोगों की आंखें खोल दी। एक्चुअली जब ये रेफ्यूजीज बंगाल में पहुंचने शुरू हुए तो इन्होंने अपनी दास्तान सुनाई कि हम किन कठिनाइयों से गुजरकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर बंगाल पहुंचे हैं। तब लोगों ने इसके बारे में जाना। फिर यूरोपियन पावर जब एक एशियन पावर से हारा, जापान ने जब ब्रिटेन को कई जगह हरा दिया, तो लोगों में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। और ये अंग्रेज़ जो कहते हैं कि हम गोरी चमड़ी के हैं, हम सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के लोग भी आसानी से ब्रिटेन को हरा सकते हैं अगर जापान कर सकता है। जापान 100 साल पहले तक कुछ नहीं था, 1850 तक जापान की पावर जीरो थी। तो 100 साल में अगर जापान जैसा देश इंग्लैंड को, ब्रिटिश एम्पायर को, जो 300 सालों से इतना पावरफुल था, उसे हरा सकता है, तो हम क्यों नहीं हरा सकते। फाइनली कांग्रेस लीडरशिप जो है उसमें कई लोग ये चाहते थे कि जापान अल्टीमेटली जब भारत पे हमला करेगा तो हमारे लोगों को उसके लिए तैयार करना होगा। आज हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, कल हमें जापानियों से भी लड़ना होगा। तो ऐसे में लोगों को तैयार करना ज़रूरी है और हो सकता है कि स्ट्रगल काफ़ी लंबा भी चले। तो ऐसे में एक मीटिंग बुलाई जाती है CWC की, और यहाँ पे सीनियर कांग्रेस लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने ये तय किया कि अल्टीमेटली हमें एक आंदोलन लॉन्च करना होगा। वर्धा में हुई मीटिंग के बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक इम्पॉर्टेंट बैठक होती है। और इस कांग्रेस की बैठक में सीनियर कांग्रेस लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सभी तय करते हैं कि वक्त आ गया है एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का। जी हाँ, आपने सही सुना है, मूवमेंट का नाम क्विट इंडिया मूवमेंट है, लेकिन ये था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर कह क्या रहे हैं अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो, बट इट वॉज
अ टाइप ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसा 1931-32 में चला था, सेम वही तरीके यहाँ भी अपनाए गए थे और थोड़ा और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में एक सेशन किया। ध्यान में रखना ये फुल सेशन नहीं है। तो कांग्रेस के सेशन जो है उसमें 1940 वाला आखिरी सेशन है, उसके बाद अगला सेशन 1946 जो आज़ादी से पहले आखिरी सेशन होगा, मेरठ वाला। और ये कहाँ हुआ था आप मुझे कमेंट में बताएंगे 1940 का सेशन कहाँ पर था। तो ये वाले जो सेशन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये 1942 वाला सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है। सो इट इज़ नॉट अ फुल वर्किंग सेशन, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है। तो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन बनाया गया 8 अगस्त को। इस रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे सेकंड किया, यानी कि अप्रूव किया। तो इसके की प्रोविजंस क्या थे कि हम अंग्रेजों से डिमांड करते हैं कि तुरंत भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म किया जाए। दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि भारत दूसरे किसी देश का गुलाम नहीं बनेगा। एक्चुअली उस समय कुछ लोग ऐसा प्रपोज कर रहे थे कि एक काम करते हैं, जापानीज को इनवाइट करते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको लोकल सपोर्ट देंगे, आप यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दो भारत से। लेकिन इसका भी कांग्रेस ने विरोध किया कि हम अंग्रेजों की छोड़कर जापानियों की गुलामी नहीं करने वाले, किसी की भी गुलामी नहीं करनी है। तो चाहे वो फासिज्म हो, इंपीरियलिज्म हो, चाहे वो जर्मनी और जापान का फासिज्म हो या अंग्रेजों का इंपीरियलिज्म, इन सभी के खिलाफ भारत एक आज़ाद मुल्क के रूप में खड़ा रहेगा। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करी जाएगी जैसे ही ब्रिटिश छोड़कर जाएंगे। तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट स्थापित करी जाएगी और सत्ता इसे हस्तांतरित होगी। एंड फाइनली इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था उस समय, ये वाले भी रेजोल्यूशंस को पास किया गया था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्विट इंडिया की डेट जो है उसको लेकर कई बार स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, कई बार पुरानी क्लासेस में भी इसको लेकर डाउट आया है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट का जो ये रेजोल्यूशन है ये 8 अगस्त को पास किया गया था, 8 अगस्त को ये पास किया गया था और 9 अगस्त को ज़्यादातर नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो 9 अगस्त को ज़्यादातर नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन जनता के सामने, यानी कि जो एक रैली हुई थी बहुत बड़ी, उस भीड़ के सामने ये रेजोल्यूशन रखा जाता है और बहुत बड़ी रैली थी, इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। ये किस जगह हुई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो बॉम्बे में गोवलिया टैंक मैदान है, तो ये बॉम्बे का मैप है, इसमें इस जगह ये गोवलिया टैंक मैदान है। आज इसे अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए अगस्त क्रांति। कई सारी ट्रेन्स का नाम भी है अगस्त क्रांति, बॉम्बे से ट्रेन चलती है। तो यहाँ पर ये रैली करी गई, अनाउंसमेंट किया गया, गांधी जी ने अपनी फेमस स्पीच दी। इस स्पीच में पहली बार लोगों ने गांधी जी को अहिंसा को त्यागते हुए देखा। मतलब ऐसा नहीं कि गांधी जी ने कहा कि हिंसा करो, पर गांधी जी ने थोड़ा सा अहिंसा का पथ छोड़कर थोड़ी सी अलग टाइप की बातें करी। इस बार गांधी जी ने कहा कि एक ही आपको मैं इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ, करो या मरो। तो गांधी जी जो अहिंसा में बिलीव करते थे, मरने मारने की तो बात ही नहीं करते थे कभी, फाइनली वो भी इस लेवल पर आ गए थे, इतने फ्रस्ट्रेट शायद हो चुके थे ब्रिटिश हुकूमत से, या फिर ब्रिटिश हुकूमत को वो तुरंत हटाना चाहते थे। तो उन्होंने भी यहाँ पर करो या मरो का एडवाइस दे दिया और ये नारा बहुत फेमस हो गया। मतलब इतना फेमस कि हर जगह अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे के साथ लेकर लोग गांधी जी की बात को दिल पर लेकर इस आंदोलन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, ट्रिविया है बेसिकली, कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था। तो क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये नारा दिया था बॉम्बे के तत्कालीन मेयर यूसुफ मेहराली ने। ही वॉज अ कांग्रेस लीडर, बॉम्बे के मेयर थे उस समय। तो यूसुफ मेहराली ने 8 अगस्त को ये नारा प्रपोज किया था मीटिंग में और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये नारा गांधी जी ने नहीं दिया था। कई जगह लोग गलत समझते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं कि क्विट इंडिया का नारा गांधी जी ने दिया था। नहीं, गांधी जी ने ये डू और डाई वाला नारा दिया था। क्विट इंडिया का ओरिजिनल आइडिया यूसुफ मेहराली का था। ऑलराइट, चलिए, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। 44 तक ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चला, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार का इसके खिलाफ इतना कड़ा रुख था, इतने ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि 44 के बाद आंदोलन थोड़ा सा धीमे पड़ जाता है। इस रैली में सिविल डिसोबीडियंस को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर गांधी जी ने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये कहा गया कि आप रिज़ाइन मत करो पहले की तरह, लेकिन ये डिक्लेयर कर दो कि हम कांग्रेस के साथ हैं, देश की आज़ादी के फेवर में हैं। सैनिकों को कहा गया कि आप भी आर्मी मत छोड़िए, अगर आप सेना में हैं तो आप सेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने देश निवासियों पर गोली नहीं चलानी है, अपने भाई बंधुओं पर गोली मत चलाइए। अगर आपको आर्मी के ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं कि जाकर बॉम्बे में रैली हो रही है उस पर भीड़ पर गोली चला दो, जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था, तो उस तरह की हरकत आपको नहीं करनी है। रिफ्यूज टू फायर ऑन योर कंपैट्रिएट्स, लेकिन आर्मी को छोड़ो मत। अगर आपको विदेश में लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो आपको जाना चाहिए। तीसरा, स्टूडेंट्स, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो स्कूल छोड़ दीजिए।
तो मतलब बच्चों ने तो बोला हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तुरंत स्कूल छोड़ देंगे। ओके, जस्ट किडिंग। ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप बाहर पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी का कोई आपके पास दूसरा तरीका है, कोई राष्ट्रवादी स्कूल है तो उनमें ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर सरकारी स्कूल छोड़ दो। किसानों को ये कहा गया कि अगर जो जमींदार आप जिसको पैसा देते हो, जिसको आप टैक्स देते हो, अगर वो सरकार के विरोध में है तो ठीक है, उसको आप अपना नॉर्मल जो टैक्स है वो दीजिए, रेंट दीजिए। लेकिन अगर आपके जमींदार प्रो गवर्नमेंट हैं, सरकार के फेवर में है, तो उनको किराया मत दीजिए। नो रेंट शुड बी पेड टू एनी जमींदार हु इज प्रो गवर्नमेंट। प्रिंस यानी कि राजा महाराजा, इनको ये कहा कि आप अपने अपने किंगडम्स में, प्रिंसली स्टेट्स में जनता को सपोर्ट करो, और ये मान लो कि जनता सॉवरेन है। संप्रभु कौन है? जनता, आप नहीं हो। पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट, लोगों को कहा कि आप अपने राजा को सपोर्ट करो अगर वो सरकार के विरोध में है, और आप अपने आप को भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर दो। आप ये कहो कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इतने सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन गांधी जी ने दिए, और उसके अगले दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। नॉट जस्ट गांधी बट पटेल, नेहरू, ऑल द सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेर अरेस्टेड इमीडिएटली। तो अंग्रेजी हुकूमत को पता था कि देखो ये 21 में और 31 में जिन लोगों ने ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई थी, सबसे पहले इनको जेल में डालो। तो 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने चालू किया ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आर इन्होंने चालू किया, और अल सुबह इन द अर्ली मॉर्निंग ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेर अरेस्टेड एंड टेकन टू अननोन डेस्टिनेशंस। तो कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस जेल में रख रहे हैं, ज़्यादातर नेताओं के बारे में ये जानकारी उनके घर वालों को, पार्टी वर्कर्स को नहीं दी गई, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, सभी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, उन्हें अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908। इसके साथ ही जनसभाओं को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी होकर मीटिंग नहीं कर सकती, रैली नहीं कर सकती। और ये किसके तहत था? रूल नंबर 56 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो काफ़ी ड्रेकोनियन और स्ट्रिक्ट कानून लाए गए, लेकिन इसके बावजूद लोग इकट्ठा होना नहीं छोड़ते हैं, भीड़ इकट्ठी होना बंद नहीं करती है। तो बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई देश के कई हिस्सों में, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीडरशिप का पूरा अभाव था। तो जब सीनियर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो अब एक नई जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो 1920 में, 1931 में बिल्कुल बच्चे थे या जवान पीढ़ी थी, अब वो आगे आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 31 में बच्चे थे, बट यस, दीज वेर यंग लीडर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 40 ईयर्स ओल्ड। तो ये उन नेताओं से अब सेकंड जनरेशन वाले नेता कमान संभाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाले नेता सभी जेल में हैं। तो अब ये जो नए नेता आए थे, आगे चलकर इनमें से कईयों ने राजनीति में बड़ा नाम किया। कई लोगों के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो ये वो नेता हैं जो इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में बागडोर संभालते हैं इस आंदोलन की, और अपने अपने शहरों में, अपने क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन को लीड करते हैं। इनमें से कईयों को अल्टीमेटली अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन कई नेता ऐसे थे जो जेल से भाग भी गए, जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने बहुत फेमसली हजारीबाग जेल से एस्केप कर लिया था। तो बिहार में, तब बिहार में, आज झारखंड में आता है हजारीबाग, तो हजारीबाग में जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल थी, उससे ये निकलकर भाग निकले थे जयप्रकाश नारायण। ये वही जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण, जो 1970 में जिन्होंने जेपी आंदोलन चलाया था। ओके, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। अब आ जाओ एग्जामिनर्स के फेवरेट पार्ट पर, क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने सपोर्ट नहीं किया था और क्यों। तो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। एक तो था हिंदू महासभा, दूसरा मुस्लिम लीग, तीसरा कम्युनिस्ट। प्रिंसली स्टेट भी थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट वैसे भी पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं थे। तो वैसे टोटल 4 पार्टीज हैं, बट 3 आर पॉलिटिकल प्लेयर्स। तो देखिए, हिंदू महासभा को उस समय लीड कर रहे थे विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर ने 1942 का जो हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात ओपनली कही कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, ऐसा सावरकर का मानना था। और इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को और हिंदू महासभा के सपोर्टर्स को कहा कि आप कहीं पर भी ना तो नौकरी छोड़ेंगे, ना आप आर्मी छोड़ेंगे, आपको ब्रिटिश हुकूमत का पूरा साथ देना है। दूसरी ओर मुस्लिम लीग का आंदोलन का विरोध करने का कारण क्या था कि अगर अंग्रेज सचमुच भारत छोड़कर चले गए तो सत्ता पर कब्जा हिंदुओं का हो जाएगा, और मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ ये बहुत ही गलत होगा, माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस किया जाएगा। और ऐसे में ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाएं। यानी कि जब तक कोई फॉर्मूला नहीं आ जाता जिसके तहत या तो पाकिस्तान मिल जाए या फिर सरकार में पावर शेयरिंग मिल जाए, तब तक मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों को भारत से जाने के लिए नहीं कहना चाहती थी। हेंस मुस्लिम लीग वॉज ऑल्सो अपोजिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। प्रिंसली स्टेट्स ऑफकोर्स वो तो विरोध ही करेंगे।
क्योंकि भाई प्रिंसली स्टेट्स को तो स्वायत्तता मिली हुई है, अगर भारत एक देश बन जाएगा तो प्रिंसली स्टेट्स की ताकत चली जाती, जो एक्चुअली में हुआ 4 साल बाद में आपने देखा यही होगा। तो प्रिंसली स्टेट्स तो ऑफकोर्स इसको सपोर्ट नहीं करते। फाइनली कम्युनिस्ट्स का जो कारण है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कम्युनिस्ट्स ने भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका प्रिय देश सोवियत यूनियन, जो कि एक तरह से मदर कंट्री था पूरे कम्युनिज्म का, यहीं से कम्युनिज्म की शुरुआत होती है, पॉलिटिकल पावर की शुरुआत होती है। तो सोवियत यूनियन जब युद्ध में शामिल हो जाता है, तो 1942 में याद है ना आपको, जर्मनी ने अटैक किया था सोवियत यूनियन पे, ऑपरेशन बारबरोसा। तो उसके बाद कम्युनिस्ट कहने लगे कि अरे ये युद्ध तो बिल्कुल सही है। पहले क्या कहते थे कि ये तो इंपीरियलिस्ट लड़ाई है, इसमें तो कम्युनिज्म का कोई लेना देना नहीं है, जो इंपीरियल ताकतें हैं जैसे कि यूके, फ्रांस, इनका ये युद्ध है, ये आपस में लड़ रहे हैं कॉलोनीज बांटने के लिए। लेकिन जब सोवियत यूनियन शामिल हो जाता है इस युद्ध में, तब कहते हैं कि नहीं, ये तो जनता का युद्ध है, इट इज़ अ पीपल्स वॉर, और ऐसे में हमें सोवियत यूनियन का, यूके का और फ्रांस का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक ही साइड में थे। तो इसीलिए कम्युनिस्ट ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो गलत है, वी विल सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध भी हुआ, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो सबसे बड़ी और पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी थी देश में, कांग्रेस, वो इसका सपोर्ट कर रही थी। हालांकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग कई राज्यों में पावर में थे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पर इनकी कुछ जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, तो इसीलिए इनका विरोध करना पॉलिटिकली उस वक्त काफ़ी रेलिवेंट था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक आखिरी बड़ा अटेम्प्ट था, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा भी लिया। कई बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, कई नौजवानों ने इस बार हिस्सा लिया, और पहले की भांति इसमें किसान, आम आदमी, वर्कर्स सभी लोग शामिल थे। लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि 1921 और 31 के मुकाबले ये तीसरा बड़ा आंदोलन है, राइट? सबसे पहले नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, और अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस बार ब्रिटिश सरकार ने जो क्रैकडाउन है वो बहुत बड़ा किया था। तो इस बार 7,000 लोग मारे गए, ये ऑफिशियल आंकड़े थे। तो 1920s और 30s में लोग मारे नहीं गए थे। हाँ, कई जगह पहले भी पुलिस ने निर्ममता से प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठियां बरसाई थी, लेकिन दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि गोलियां चला दी और मार दिए गए लोग। लेकिन इस बार तो ओपनली गोलियां चलाई गई, 7,000 लोग इसमें मारे जाते हैं, और 60,000 लोग, 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को जेल में डाला जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को काफ़ी डरा दिया, क्योंकि अब उन्हें पता चला कि अब इंडिया को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट पेव्ड द वे फॉर इंडियाज फ्रीडम एंड अराउज्ड अमंग इंडियंस द फीलिंग्स ऑफ ब्रेवरी, एंथुजियाज्म एंड टोटल सैक्रिफाइस। एक और अच्छी बात यह थी कि इस आंदोलन के दौरान कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि 1939 में गांधी जी को और कांग्रेस के कई नेताओं को यह डर था कि अगर अभी आंदोलन शुरू करते हैं तो देश का सांप्रदायिक माहौल काफ़ी ख़राब है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के कोई बड़े कम्युनल क्लैशेस नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि देश में हिंसा नहीं हुई, कई जगह हिंसा हुई, लेकिन वो मोस्टली सरकार या सरकारी संपत्ति के खिलाफ थी। कई जगह ब्रिजेस को उड़ा दिया गया, टेलीग्राफ तार को काट दिया, रेलवे लाइन को डैमेज कर दिया, और इसके कारण ही बहुत जगह ब्रिटिश सरकार ने गोलियां भी चलाई, अरेस्ट भी किए। लेकिन आपस में हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते हैं। दिस मूवमेंट एस्टैब्लिश द ट्रुथ दैट इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेस ऑफ इंडियन। तो या तो अब अगर रूल होगा तो हिंसा के सहारे होगा, और हिंसा के सहारे ब्रिटिश हुकूमत क्या, दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक लोगों पर राज नहीं कर सकती। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कई जगह इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि ब्रिटिश सरकार हटाकर लोगों ने अपनी सरकारें स्थापित कर दी। फॉर एग्जाम्पल, बलिया नाम की एक जगह है, उत्तर प्रदेश में आती है, ये बिहार उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर बलिया ज़िला है। तो बलिया में लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उखाड़ फेंका, और कई हफ्तों तक वहाँ पर चिट्टू पांडे के नेतृत्व में सरकार चलती है। तो चिट्टू पांडे इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार बना दी थी। ये कहते थे कि यहाँ पर बलिया आज़ाद हो चुका है। तो ब्रिटिश हुकूमत, चाहे वो पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल ऑफिशियल्स, कलेक्टर, सबको इन्होंने बलिया से खदेड़ दिया, और बलिया काफ़ी दिनों तक एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम कर रहा था। हालांकि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था, फिर से यहाँ पर आर्मी और पुलिस को भेजकर इन्होंने उसे कंट्रोल में कर दिया। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल देश के कई हिस्सों से देखने को मिले, जैसे कि तामलुक नाम की एक जगह है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। यहाँ पर भी दिसंबर 42 टू सितंबर 44 जातीय सरकार चली थी। इस जनता की सरकार ने वो सभी काम किए जो एक रेगुलर गवर्नमेंट करती है। तो ये केवल नाम की नहीं बल्कि काम की भी सरकार थी, और ये सारे काम यूजुअली जो गवर्नमेंट्स करती हैं वो इन्होंने भी किए थे। एक और एग्जांपल है सतारा से, जो महाराष्ट्र में आता है। 1943 के मध्य से लेकर 1945 तक यहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट सरकार चलती है प्रति सरकार के नेतृत्व में, और इसमें और भी नेता शामिल थे जिनमें से आगे चलकर कई बड़े पॉलिटिशियंस भी बनते हैं, जैसे कि वाई बी चौहान, नाना पाटिल। तो इन्होंने गाँव में लाइब्रेरीज को स्थापित किया, न्यायदान मंडल स्थापित किए गए,
प्रोहिबिशन कैंपेन, प्रोहिबिशन का मतलब है कि शराबबंदी, इस तरह के कैंपेन चलाए गए। और गांधी मैरिजेस का मतलब बिल्कुल सिंपल शादियां जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं होता, इस तरह की शादियां इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी। अब ये आंदोलन जब तेजी से चल रहा था, देश में कई जगह गोलियां बरसाई जा रही थी आंदोलनकारियों पर, लोगों को जेल में डाला जा रहा था, ये सब देखकर गांधी जी ने जेल में बैठे बैठे फास्ट शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल करूंगा जब तक ब्रिटिश सरकार अपनी हिंसा नहीं रोकती। मतलब स्टेट अपनी तरफ से जो वायलेंस कर रहा है प्रदर्शनकारियों पर, वो गलत है, क्योंकि ज़्यादातर जगह प्रदर्शनकारी हिंसक नहीं थे। अगर प्रदर्शन हो भी रहा था तो वो अहिंसात्मक तरीके से हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें लोगों को गोलियां चलानी पड़े, मतलब ब्रिटिश हुकूमत को गोली चलानी पड़े। तो वो गलत है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए गांधी जी ने जेल में बैठे बैठे भूख हड़ताल शुरू कर दी। बाय द वे, इस समय जब गांधी जी जेल में थे तभी इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की भी डेथ हो गई थी। अब ये आंदोलन जब चला और इतना हिंसा का उपयोग किया गया देश के लोगों पर, इसको देखकर वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 भारतीय सदस्य थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसी बीच मुस्लिम लीग ने अपनी पुरानी डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड को दोहराते हुए 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे के रूप में मनाया था। हालांकि ये दिन इतना कैचअप नहीं कर पाया, पर अभी भी कुछ लोग इसको मनाते हैं 23 मार्च को पाकिस्तान डे। तो 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 44 आते आते काफ़ी धीमा पड़ गया था, मेनली बिकॉज ऑफ ऑल द अरेस्ट एंड द क्रैकडाउन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सवाल ये आता है कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल रहा, सफल था? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन विफल रहा, क्योंकि क्या अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा? नहीं, अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा 1947 में। लेकिन इस आंदोलन ने कई चीज़ें हासिल करी, जैसे कि एक तो अंग्रेज़ों का यहाँ पर थोड़ा सा डर बैठ गया कि अब भारत को हम बिना हिंसा के कंट्रोल नहीं कर सकते, काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन लेकर ही सरकार या देश को चलाया जा सकता है, और भारतीय लोगों की सहमति के बिना अब ये काम पॉसिबल नहीं है। तो अगर देश के टॉप नेताओं को अपने फेवर में नहीं किया तो हम यहाँ सरकार नहीं चला पाएंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन हटाकर जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यही हुआ, 1947 तक उन्होंने देश छोड़ दिया। लेकिन अगर हम ये कहें कि आंदोलन फेल क्यों हुआ, तो इसके 2-3 कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यही है कि जो स्टेट का रिस्पॉन्स था, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत का रिस्पॉन्स था, ये काफ़ी ज़्यादा हिंसक था और बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन के कारण लोग कुछ कर नहीं पाए। भाई अल्टीमेटली तो अहिंसा का ही फॉलो करना है ना। आप बंदूक उठा के तो अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ चला नहीं सकते, क्योंकि बंदूक अवेलेबल नहीं है और करना भी नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखो कि जब कोई प्रदर्शनकारी हिंसा का सहारा लेता है तो स्टेट के पास हिंसा करने का बहुत साधन है और स्टेट के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है हिंसा की। अगर आप एक गोली चलाएंगे तो सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो दुनिया की, वो 4 गोली चलाने का कैपेसिटी रखती है। तो ये बात उस समय भी सही थी। तो ये जो क्रैकडाउन है ओवरऑल, इसने इस आंदोलन को पूरा कमज़ोर बना दिया। एक और रीज़न ये है कि जो लीडरशिप अवेलेबल नहीं थी, लीडरशिप सारी जेल में डाल दी गई थी, तो इसका भी नुकसान होता है। तो 1944 आते आते आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया था। लेकिन इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है भारत के इतिहास में, जिसको अक्सर किताबों में पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 1943 में आया अकाल, भुखमरी के हालात, जिसने बंगाल में 30 लाख लोगों की जान ले ली। 30 लाख पीपल, कुछ आंकड़े तो कहते हैं कि शायद 50 लाख तक मौत हुई थी। जस्ट इमेजिन, उस समय पूरे भारत की आबादी 30-33 करोड़ के आसपास थी, 30 करोड़ के आसपास थी। उसमें से 30 लाख लोग यहाँ पर बंगाल में मारे जाते हैं। और ये बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल ऑफ टुडे, तो दोनों इसमें शामिल हैं। तो इस ग्रेट फेमाइन का कॉज क्या है, ये इतना बड़ा अकाल क्यों पड़ा? तो इसके कई सारे कॉज हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि जो बर्मा से रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, कई सारे रेफ्यूजीज़ ट्रैक करके आए थे पैदल, उस समय उनमें काफ़ी बीमारियां फैल गई, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारियां फैलती गई और ये पैदल आ रहे थे, कैंप्स में रुकते थे। एक तो ये भी रीज़न था। ऑलरेडी बंगाल में हालत काफ़ी ख़राब थी। तो ये देखो, बर्मा का वो एरिया है जो जापानीज़ कंट्रोल में आ गया था 1942 में, और यहाँ पर रहने वाले भारतीय लोग इन ग्रीन लाइंस के सहारे, जो रोड्स हैं, यहाँ से चलकर, पैदल चलकर ये आए थे, मणिपुर के जंगलों से होते हुए। ये बहुत ही खतरनाक और डिफ़िकल्ट इलाका है। तो इन जंगलों से पैदल चलते हुए, पहाड़ों को क्रॉस करते हुए ये लोग भारत या असम के एरिया तक पहुँचे थे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक था और इस समय ऑलरेडी बीमारियां काफ़ी फैल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये एकमात्र रीज़न है। मैं अभी आपको 3-4 कारण बताने वाला हूँ। तो इट बिकेम अ परफेक्ट स्टॉर्म। बेसिकली इतनी सारी कंडीशंस एक समय पर आ गई कि बंगाल की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो पहला रीज़न तो ये था कि रेफ्यूजीज़ आ रहे थे और रेफ्यूजीज़ में मोस्टली बंगालीज़ ही थे। तो ये यहाँ पर पहुँचते हैं रंगून, मैंडले जैसे सिटीज़ को छोड़कर, और इस तरह से पैदल यहाँ पर आते हैं। अक्टूबर 1942 में जो साइक्लोन सीज़न होता है, मोस्टली अक्टूबर सितंबर का महीना, उस समय एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है
और अनफॉर्चुनेटली उस समय नाम नहीं रखे जाते थे, नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी बाद में स्टार्ट हुआ। तो 1942 का जो ये साइक्लोन है, इसने बंगाल और उड़ीसा के तट पर भारी तबाही मचाई। इनफैक्ट बंगाल में इतनी तबाही मची थी कि बताया जाता है कि ज़्यादातर जो कैटल है वो इसमें खराब मर गया और जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो गए। तो ये साइक्लोन बहुत डैमेजिंग था, स्पेशली फॉर बंगाल रीजन। तो साइक्लोन इसने फसल खराब करी, कैटल को मार दिया, तो जो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है किसानों का वो भी खत्म हो गया। फिर इसी समय चावल की फसल पर एक बीमारी आ जाती है, ब्राउन स्पॉट डिजीज, जिसको कॉज करता है कॉक्लियोबोलस मायाबीमस। तो ये बीमारी फसल को और ज़्यादा खराब कर देती है। देन जापान लगातार कलकत्ता पर बम गिरा रहा है। दिसंबर 42 और जनवरी 43 के बीच में कलकत्ता पर काफ़ी बमबारी हुई थी। ऐसे में जापान के एयरक्राफ्ट्स को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में, बंगाल में एयरक्राफ्ट्स बनाने का निर्णय लिया। अब हवाई पट्टी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए और इन्होंने कई हवाई पट्टियां बनाई थी। तो इसके लिए इन्होंने किसानों के खेत अपने कंट्रोल में ले लिए। तो वैसे ही बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऊपर से कई किसानों के खेत अंग्रेजों के पास चले गए, कोई खेती वहां पर नहीं हो सकती। इन खेतों का इस्तेमाल अब हवाई पट्टी के रूप में हो रहा था। तो किसान अपनी ही जमीन से विस्थापित हो चुके थे और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा था। देखो, जब भी लड़ाई छिड़ती है इन्फ्लेशन आता ही आता है। उसका कारण यही होता है कि सप्लाईज की ज़रूरत किसको होती है, आर्मी को। तो मोस्टली सप्लाईज वहाँ डाइवर्ट करी जाती है, तो नॉर्मल जो सिविलियन मार्केट है वहाँ पर कई बार इन्फ्लेशन देखा गया है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी सेनाओं के लिए अनाज को इकट्ठा करती है, तो जितने भी इनके एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से अनाज की खरीदी करी गई और ज़बरदस्ती खरीदा गया। किसी को बेचना नहीं भी है तो भी उस किसान से ज़बरदस्ती उसका अनाज ले लिया जाता है और बंगाल का सारा अनाज ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेजा जाता है यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो जिस अनाज से भूखे लोगों का पेट भरना था वो लड़ते हुए सैनिकों का पेट भरने को भेज दिया गया। किसानों और मछुआरों से उनकी बोट्स भी छीन ली गई थी, क्योंकि जापान की आर्मी ने मलेशिया में क्या किया था कि लोकल मछुआरों की बोट्स को लेकर ही अपने सैनिकों को ट्रांसपोर्ट किया, वरना खुद की बोट्स लाना तो बहुत महंगा पड़ता है जापान से। तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इस्तेमाल किया था, बाइसिकल्स, बोट्स, सभी का। ऐसे में जापान की आर्मी तो कई बार साइकिल चला चला कर आगे बढ़ गई और कई टेरिटरी इसने जीत ली। तो यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बंगाल में ज़्यादातर किसानों की बोट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। दे वर ऑल कॉन्फिस्केटेड। तो अब किसानों की लाइफ लाइन बंद हो चुकी है। तो ये बोट केवल अपने टाइम पास में घूमते नहीं थे, इस पर अनाज लाद कर बेचने के लिए लाया जाता था। तो अब ये वाला पूरा तरीका बंद हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 को कॉज करते हैं। तो आपने देखा कि एक तो अनाज में बीमारी, साइक्लोन, ऊपर से अनाज सारा ले लिया गया ब्रिटिश वॉर एफर्ट के लिए। तो ये सबसे मेन रीज़न था कि जो थोड़ा बहुत अनाज हुआ भी था वो सारा कहाँ चला गया, मार्केट से ज़बरदस्ती लेकर अंग्रेज सैनिकों या आर्मी की मदद के लिए भेज दिया जाता है। तो अब लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल को जब ये रिपोर्ट बताई गई कि बंगाल में स्थिति काफ़ी ख़राब है, अकाल हो रहा है, भूखमरी है, लाखों लोग मर रहे हैं, तो चर्चिल ने ऐसा बताया जाता है कि इन फेमस एक ही लाइन कही थी कि गांधी अभी तक जिंदा क्यों है? अगर इतने लोग मर रहे हैं तो गांधी जिंदा कैसे है? अगर गांधी जिंदा है तो इसका मतलब कि देश में खाने पीने को बहुत सारा अनाज है। तो कंटिन्यू करो जो भी पॉलिसी चल रही है। बंगाल का चावल ब्रिटिश सैनिकों को ज़रूरी है देना, ना कि वहाँ के भूखे नंगे लोगों को। इस तरह की बातें चर्चिल कहा करता था। चर्चिल वॉज रेसिस्ट, ही वॉज वेरी रेसिस्ट। भारत के लोगों के प्रति उसके बिल्कुल भी अच्छे विचार नहीं थे। अंग्रेज़ों के लिए वो बहुत ही महान प्रधानमंत्री है, लेकिन भारत के लिए तो चर्चिल की पॉलिसीज़ वर द वर्स्ट। वैसे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत के वाइसरॉय ने चर्चिल को रिक्वेस्ट भेजी थी कि देखिए बंगाल में लोग मर रहे हैं, तो इसीलिए हमें दूसरे दुनिया के एरियाज से चावल यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहिए, खाने पीने के पदार्थ इंपोर्ट करने पड़ेंगे। चर्चिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, जो आपके पास है उसी से काम चलाइए, और अगर नहीं है तो काम मत चलाइए। तो ऐसे में ये फेमाइन 1943 में जो शुरू हुआ था 44 तक चलता है। 2 साल तो इसने बहुत ज़बरदस्त लोगों की जान ली और कई बीमारियां भी फैल गई। देखो, जब परेशानियां आती है तो एक साथ ही आती हैं। तो यहाँ पर कॉलेरा, टाइफॉइड जैसी कई महामारियां फैल गई और ये जो पूरा फेमाइन है ये 45 तक भी चलता रहा। इनफैक्ट 46 तक भी कुछ हद तक चल रहा था और ऐसे में 30 लाख लोग मारे गए और कई एस्टिमेट्स 5 मिलियन तक इसको बताते हैं नंबर को। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है। 30 लाख लोग मारे जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी। उन्होंने अपने सेनाओं को प्रायोरिटी दी बजाय
ब्रिटिश बजाय ब्रिटिश इंडिया में रहने वाले लोगों को। अब इस अकाल में जब लाखों लोग मारे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे अनाथ भी हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई अब देश के लिए, प्रांत के लिए, कि इतने अनाथ बच्चों का भरण पोषण कैसे किया जाए। जैसे तैसे ये भी किया गया। इनफैक्ट ये अकाल इतना ज़बरदस्त था, ये फेमाइन इतना ज़बरदस्त था कि कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बंगाल आज भी 70 साल बाद भी इस फेमाइन से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। सो इवन टुडे उसके असर देखने को मिलते हैं। और इसको लेकर कुछ समय पहले हिंदू में आर्टिकल भी आया था, आता रहता है, मतलब आर्टिकल थोड़ा सा जस्ट कीप एन आई आउट, इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं तो उन्हें पढ़ा करो। और ये कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि उससे जो नुकसान हुआ बंगाल को, उससे आज भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। इस अकाल को और भुखमरी को 1973 की सत्यजीत रे की फिल्म अशानी संकेत के अंदर भी दिखाया गया है। आप कभी उसे देखें तो नोटिस कीजिएगा इसे। एक पॉइंट और ऐड करना भूल गया था मैं पहले, कि चर्चिल की ये पॉलिसी क्यों थी। ये कई एक्सपर्ट्स ने बाद में ओपिनियन दिया था कि चर्चिल ने जानबूझकर ये पॉलिसी अपनाई क्योंकि वो चाहता था कि यहाँ पर बिल्कुल अनाज ना बचे। तो कल को अगर जापान की आर्मी बर्मा से आगे बढ़ते हुए बंगाल तक आ जाती है, जिसके आने की पूरी संभावना थी, तो उन्हें बंगाल में बिल्कुल भी अनाज नहीं मिले। तो इसीलिए स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी जो अंग्रेजों ने दूसरे देशों में भी अपनाई थी, उसी को यहाँ पर भी अपना रहे थे। एंड इट वॉज पार्ट ऑफ दिस स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, और इसीलिए वहाँ से सारा अनाज डाइवर्ट कर दिया गया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ, ये सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट के रूप में मैंने डाल रखे हैं। कई स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं, मैंने देखा कि पुराना लेक्चर कहाँ है, ये लेक्चर कहाँ मिलेगा। तो एक प्लेलिस्ट है, आप पाथफाइंडर चैनल पे जाइए, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको नजर आएगी। उसमें ये सारे 53 लेक्चर्स आपको लाइन से दिख जाएंगे। बाई चांस आपका कोई मिस हो गया है तो आप उसे आराम से देख सकते हैं। प्लीज़ डू गिव इट अ वॉच। और नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा सैटरडे को। तो सैटरडे को हम नया लेक्चर हिस्ट्री का देखेंगे, 54th लेक्चर होगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। और याद रखिए कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस इस हफ्ते बढ़ने वाले हैं, तो प्राइस हाइक होने से पहले ही आप सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो प्लस कॉम्बो और प्लस GS सभी का प्राइस बढ़ेगा। इस वक्त मेरा एक प्लस कोर्स ऑनगोइंग है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, जिसमें हम 11th क्लास की NCERTs को अभी डिस्कस कर रहे हैं। 29 दिसंबर से मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का प्लस कोर्स आ रहा है, यू कैन ज्वाइन दैट। और अगले महीने यानी कि जनवरी 2022 से मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस पर कोर्स आएगा, तो जिनको लाइव पढ़ना है वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। टेस्ट सीरीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना। और फ्री टेस्ट सीरीज़ अनलॉक कैसे होगी, महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।